द व्यू पॉइंट विद यूएसआई में आप सबको खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, ये प्रोग्राम हम कोलैबोरेशन में कर रहे हैं यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन, जो कि भारत का सबसे पुराना थिंक टैंक है, के साथ बात करेंगे रूस और यूक्रेन के दरमियान चल रही जंग के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, ये जंग अब 10वें रोज में पहुंच चुकी है और इसे लेकर पूरी दुनिया के अंदर जो ओपिनियन है वो काफी हद तक डिवाइडेड है। सरप्राइजिंगली भारत, पाकिस्तान और चीन, जिनके ताल्लुकात हमेशा एक दूसरे के साथ एट ऑड्स रहते हैं, इन तीन मुल्कों में जो रियासती बयानिया है, नेशनल नैरेटिव हमारी हुकूमतों का सेट किया हुआ, वो कुछ इस तरह से है कि हम रूस की तरफ अपने आप को खड़ा पा रहे हैं आज। वहीं दूसरी तरफ हम यूरोप में देखें तो यूरोप में ज्यादातर जो मुल्क हैं वो रशिया के इस इन्वेजन को कंडेम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने जो उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको भी ले आउट कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे हमारे दोनों एक्सपर्ट से। सबसे पहले तो प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, जिनका ताल्लुक वैसे तो पाकिस्तान से है मगर पिछले 50 साल से वो यूरोप में रहते हैं, स्वीडन में। आप जानते हैं कि स्वीडन और फिनलैंड ये दो मुल्क ऐसे हैं जिनको अभी हाल ही में रूस की तरफ से धमकी दी गई है कि आप भी सोचे ना कि नेटो के अंदर शामिल होने के आपके जितने भी प्लान्स हैं, अगर कोई ऐसे प्लान्स हैं तो आप उनके बारे में बिल्कुल भी मन में ना लाएं। तो हम प्रोफेसर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि यूरोप का जो आज क्या सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर है, किस तरह के कंसर्न्स हैं उनके अपने मुआशरे के अंदर, और वो इस पूरे के पूरे इशू को खुद भी किस तरह से देखते हैं। तो प्रोफेसर साहब, एक तो आपके वक्त का शुक्रिया और प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। बड़ी मेहरबानी इनवाइट करने की। भारत से हमें ज्वाइन किया है मेजर जनरल बीके शर्मा साहब ने। आप डायरेक्टर हैं यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन के। आपसे बात करेंगे कि जो मिलिट्री का आर्किटेक्चर है उसके ऊपर भारत के लिए इस पूरी की पूरी जंग में क्या लेसन्स हैं और पूरी दुनिया के अंदर आज इस जंग को मिलिटरली किस तरह से देखा जा रहा है। तो जनरल साहब, आपका भी वक्त का शुक्रिया और प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूं प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब आपसे कि आप खुद इस जंग को किस तरह से देख रहे हैं और यूरोपियन पर्सपेक्टिव क्या है इस जंग को लेकर। देखें, मेरा तो जिंदगी का एक्सपीरियंस जो है बहुत पुराना हो चुका है। तो इस किस्म की जंगें पहले भी हो चुकी हैं जब एक सुपर पावर ने अपने नेशनल सेल्फ इंटरेस्ट के नाम का जिक्र करके उसको इन्वोक करके दूर दराज मुल्कों पे भी हमले किए। तो वही अब जब यूरोप के अंदर हो रहा है तो ये तो नेबर एक है बहुत बड़ा, जो एक जमाने में सुपर पावर नंबर 2 गिना जाता था, द फॉर्मर सोवियत यूनियन, जो बाद में अब रशियन फेडरेशन बन गया। तो उसने जब एक हमसाए मुल्क के ऊपर अपनी फौजें भेज के जो वहाँ की लीडरशिप के कुछ फैसले हैं कंट्रोवर्शियल, उनको रोकने की कोशिश की है, तो जो हमें नजर आ रहा है कि यूरोप के अंदर यूनानिमिटी ऑफ पोजीशनिंग जो है, इट्स अनबिलीवेबल। सोए बेलारूस के, जो कि जिसने वोट भी दिया रशिया के हक में, ऑलमोस्ट एवरीवेयर जो यूरोपियन यूनियन मेंबर्स हैं और भी कई जो ईस्टर्न सेंट्रल यूरोप के मुल्क हैं, जो ब्रिटिश वाइट कॉलोनीज हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान, साउथ कोरिया, जिनके सारे पुराने रिलेशंस अमेरिका के साथ एस्टेब्लिश्ड हैं, वो एक ही पोजीशन ले रहे हैं कि हमलावर जो है वो रूस है। और रूस ने एक सॉवरन इंडिपेंडेंट मुल्क पे जो फौजी चढ़ाई की है, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैंने इन डिस्कशंस में स्टॉकहोम में हर रोज स्वीडन की तो मैं सुनता ही सुनता हूँ, बाकी भी आई एम फॉलोइंग
as well as the discussions in India. इंडिया की डिस्कशन मुझे ज्यादा नुआंस्ड, ज्यादा बैलेंस्ड, ज्यादा हिस्टोरिकली इन्फॉर्म्ड समझ आ रही हैं, जबकि यूरोप के अंदर इट सीम्स टू बी ए हिस्टोरिकल, यानी ये कोई जिक्र नहीं कर रहा कि पुतिन इज probably a dictator, whatever you want to call him, लेकिन he had warned Ukraine, no question that Ukraine can become a member of NATO. अब मैंने स्वीडिश पॉलिटिशियंस को ऑफ ऑल टाइप्स कहते सुना है कि सॉवरन नेशन की जो राइट्स हैं उनको कैसे वायलेट किया जा सकता है. दे हैव द राइट टू डिसाइड द फ्यूचर. दैट्स नॉट ट्रू, बिकॉज स्वीडन ने खुद अपनी जो ये क्या कहते हैं इंडिपेंडेंस जो है ऑफ पोजीशनिंग इन वर्ल्ड अफेयर्स एज ए न्यूट्रल कंट्री की, और फिनलैंड ने भी. तो इन हालात में होते हुए एटलीस्ट दे शुड टेक इनटू द डिस्कशन के व्हाट पुतिन एंड हिज पीपल वर सेइंग, उसमें कोई सब्सटेंस भी था या नहीं, और क्या ये प्रोवोक तो नहीं किया गया यूक्रेनियन गवर्नमेंट की तरफ से. आई हैव नॉट फाउंड एनी सच डिस्कशन टेकिंग प्लेस. सो दैट इज क्वाइट अलार्मिंग. यानी all the great news channels are taking positions, talking about the cruelty the Russians are inflicting, which I'm sure they are doing. There is no doubt about it. लेकिन उसमें झूठी स्टोरीज भी आ रही हैं बेतहाशा. लेकिन there is no way to check actually कि the Russian position जो है वो एक हद तक reasonable है या नहीं है. Just before I end up, I read an article by no other than Henry Kissinger, where he argued, and I think that's what makes sense to me as well, कि यूक्रेन जो है उसकी हिस्ट्री, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जितने कत्लेआम यहाँ हुआ है, तो रशियन कंसर्न्स अबाउट इट बीइंग एनसर्कल्ड और बीइंग beleaguered has to be taken seriously. And Ukraine can maybe join the European Union, which is an economic, political union, short of becoming part of NATO. After all, NATO was brought into being to prevent the spread of communism. Communism went away. I even checked if at any point the Russian Federation was invited to join NATO, and there is no evidence. On the other hand, NATO and the Russian Federation have cooperated on a number of occasions. They have been meeting, deciding, and all that. So there must have been some social capital understanding to take into account what the Russians are thinking. This is not I'm not apologizing for what Putin has done. That stands condemned on its own, sort of the way it has been conducted. But I mean, why didn't Putin? Why did he act this way? Okay, he's into the memory of a great Soviet Union which has reduced and so on. All that I can understand. But I think in the debate in Europe, in the capitals, in the NATO meetings, in European Union meetings, nothing, no reference is given to what the Russians were saying to prevent an attack on Ukraine. So that I found very strange. स्वीडन के अंदर जब पुतिन की तरफ से ये धमकी दी जाती है कि डोंट यू इवन थिंक अबाउट ज्वाइनिंग नेटो, तो क्या आपके वहां पे जो आवाम है उनका जो रिएक्शन है वो भी थोड़ा बहुत यूक्रेन जैसा ही है कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं जिसके साथ चाहे जा सकते हैं, और आर दे रियली कंसर्न्ड अबाउट कि जो यूक्रेन के साथ हुआ है हमें थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच लेनी चाहिए? देखें, जो सोशल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन पावर है उसने तो कहा है कि नो, वी डोंट वांट टू जॉइन नेटो, वी वांट टू रिटेन आवर न्यूट्रलिटी. हाँ जी. लेकिन जो कल शाम को ही मैंने जो ओपिनियन पोल्स देखे हैं, तो दे आर रिपोर्टिंग दैट इन स्वीडन 49% पीपल नाउ वांट कि स्वीडन शुड जॉइन नेटो, 29% आर अगेंस्ट,
and 27% don't know. So there is a dramatic increase in people who would rather that Sweden join NATO. And I think this is because the way the public opinion has been, influenced by the events. जो रिपोर्टिंग होती है सुबह शाम, वहां से लोगों की ओपिनियन बनती है. फिनलैंड के अंदर भी आई थिंक 53% और 43% आर इन फेवर, and those who are against giving up their neutrality have been reduced to a minority. So ये दोनों मुल्कों में चेंज ऑफ ओपिनियन ड्रामेटिकली इन फेवर ऑफ नेटो है, लेकिन गवर्नमेंट जो है, द गवर्नमेंट इन पावर, और मेरे ख्याल से वहां पे सोशल डेमोक्रेट्स, उनके साथ होगी लेफ्ट पार्टी भी, जो फॉर्मर कम्युनिस्ट पार्टी होती थी, और मेरे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मिलियो पार्टी, एनवायरमेंट पार्टी वाले भी, ये तीन जो है ना, कम से कम इसके हक में होंगे कि स्वीडन शुड रिमेन न्यूट्रल. लेकिन जहां पे ओपिनियन होती थी कि वी कीप आउट ऑफ मिलिट्री पैक्ट्स, दैट सीम्स टू हैव चेंज्ड फॉर द मोमेंट. जी, मैं न्यूजीलैंड में रहता हूं. यहां पर भी जो है रूस के एक्शंस को कंडेम किया जा रहा है, लेकिन साथ साथ लोग दबे दबे अल्फाज में ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि वॉर्सो पैक्ट के खत्म होने के बाद, पोस्ट द कोल्ड वॉर, जब मॉस्को ने इस तरह की कोई नई अलायंस नहीं बनाई है सिक्योरिटी की, तो नेटो को भी खत्म हो जाना चाहिए, मगर वो एक्सपैंड करते जा रहे हैं. सो रूस के जो कंसर्न्स हैं उनको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए. जनरल साहब, आपसे ये जानना चाहता हूँ, पहले तो प्रोफेसर साहब ने कहा, उसमें आप थोड़ा कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज. बाकी जो दोनों तरफ के जो थ्रेट परसेप्शंस हैं, थोड़ा सा आप उसके ऊपर रोशनी डालें. थैंक यू अरविंद. मैं कुछ इलेबोरेट करना चाहूँगा जो फंडामेंटल पॉइंट्स प्रोफेसर इश्तियाक ने रेज किए उनके ऊपर. वेस्ट और यूएस की एक ये टेंडेंसी है कि वो हर जियोपॉलिटिकल इशू को एक बड़े मायोपिक नज़रिए से देखते हैं. एक हमें इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव समझना बहुत ज़रूरी है पूरे एरिया का, कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द हिस्ट्री यूक्रेन रशिया का एक हिस्सा रहा. 1918 से लेके 1921 एक छोटा पीरियड था, और उसके बाद ब्रेकअप ऑफ सोवियत यूनियन के बाद यह अलग मुल्क रहा. सो एक बहुत ही हिस्टोरिकल लिंक्स हैं जिनको हम विश्वव्य नहीं कर सकते. दूसरा जो पार्ट है वो है इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, और उस स्ट्रेटेजिक लोकेशन का जो रशिया का सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव उस पर क्या असर पड़ता है. और आप देखें कि 1812 में जब नेपोलियन ने इन्वेड किया रशिया को, तो वो सारी इन्वेजन्स, वो कारपेथियन गैप जो 500 मीटर्स का है नॉर्थ यूरोपियन प्लान में, उधर से ये इन्वेजन्स आई. फिर 1941 में जो इन्वेजन हिटलर की तरफ से आई, वो भी इसी एरिया से, बेलारूस और यूक्रेन की तरफ से आई. और उसका कितना रशियन साइड के ऊपर असर है कि कितनी उन लोगों ने कैजुअल्टीज सफर की और कितना, तो वो इनके माइंड में प्ले करता है. अब जो भी कुछ था, एक कोल्ड वॉर जो है अगर वेस्ट ने जीत ली, तो उसके बाद जब जर्मन यूनिफिकेशन हुआ बर्लिन वॉल के बाद, तो एक उन्होंने एश्योरेंस दी थी रशिया को, भाई अब ये नाटो जो है हम या तो इसको डिसबैंड कर दें, और रशिया ने यहां तक बोल दिया था कि भाई आई कैन बी पार्ट ऑफ नाटो. वो एश्योरेंस बिल्कुल एक टॉप लीडरशिप से आई थी. उसके बाद जब रशिया बिल्कुल एक क्रिटिकल पोजीशन में था इकोनॉमिकली, और इसकी फ्रेगमेंटेशन हो गई 15 कंट्रीज की, तो इसको इंटीग्रेट करना चाहिए था यूरोपियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के अंदर, बिकॉज एसेंशियली एक तो यूरोपियन ये कंट्री है. लेकिन उन्होंने इनको और ह्यूमिलेट करने की कोशिश की, और बड़े जबरदस्त तरीके से एक्सपेंशन ऑफ नेटो शुरू कर दिया. आप देखें कि 14 कंट्रीज बिल्कुल दबादब जिसको बोलते हैं वो नेटो में ले आए, और बाद में इन्होंने ये सारा सिलसिला शुरू कर दिया. और जब आप नेटो की एक्सपेंशन करते हैं तो ये पेपर के ऊपर एक्सपेंशन नहीं है, उसके बाद उनका जितना भी मिलिट्री जगरनॉट है, मिलिट्री अम्ब्रेला है, डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स, डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यूक्लियर एसेट्स, आर्सेनल एंड एश्योरेंसेस की, अगर किसी कंट्री का किसी कंट्री के साथ
कोई ऐसे जंगी हालात बनते हैं तो पूरे नेटो कंट्री 40-41 मिलके उस कंट्री को दबोच लेंगे, तो इसका क्या असर पड़ेगा आप बताएं रशियन साइड के ऊपर। फिर उसके ऊपर जो है इन लोगों ने जितनी भी ट्रीटी थी रशिया के साथ उनको एब्रोगेट करना शुरू कर दिया। 2002 में इन्होंने मिसाइल डिफेंस ट्रीटी जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस ट्रीटी को एब्रोगेट किया। उसके बाद 2 साल पहले जो INF ट्रीटी थी उसको एब्रोगेट कर दिया। स्टैट के ऊपर ये एक दूसरे के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। जो आइज इन द स्काई एक और ट्रीटी से उससे निकल गए और फिर बोलते हैं कि हम यूक्रेन और बेलारूस और मालदीव और दूसरे कंट्रीज को, तो उससे क्या है कि ये रशिया जो है पर्टिकुलरली 2008 में जब इन्होंने बुश ने ये स्टेटमेंट दिया कि हम जॉर्जिया को इंक्लूड कर देंगे नेटो, तो उनका रिएक्शन था अबकाजिया और साउथ एशिया के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया। फिर अब 2020 में दोबारा इन्होंने वही बात करनी शुरू कर दी, एक बिल्कुल एडवांस पोटेंशियल नेटो पार्टनर का इन्होंने एक दर्जा दे दिया यूक्रेन के ऊपर, और ऊपर से बोला कि अगर आप, और उनको वेपन्स देने शुरू कर दिए और बोला कि अगर आप यूक्रेन के ऊपर कोई धमकी देंगे तो हम आपके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस डाल देंगे। तो अब जब आपके पास एक पुतिन जैसा लीडर है हु इज अथॉरिटेरियन लीडर बट अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर, तो आपको उसकी साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए भाई, वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो आपने वो सारी चीज जो अंडरस्टैंड नहीं की और एक बिल्कुल एक जिसको बोलते हैं एक हार्डन्ड एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेके आपने इस चीज को अप्रोच किया, तो उसका नतीजा जो हम जमीन के ऊपर देख रहे हैं कि रशिया ने सोचा कि प्रीएम्पशन इज द बेटर ऑप्शन एंड उन्होंने वो प्रीएम्पशन की ऑप्शन इख्तियार की। अब उसका जो नतीजा जो नॉन काइनेटिक रिस्पॉन्स वेस्ट की तरफ आया पर्टिकुलरली इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शन, वो ना ही रशिया को हर्ट करेगा, यूरोप को भी हर्ट करेगा, वो यूक्रेन को भी हर्ट करेगा, वो एशिया को भी हर्ट करेगा। तो हमने बिकॉज ऑफ दिस नेशनल ईगोज एंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियोपॉलिटिक्स ऑल ओवर हमने पूरी वर्ल्ड को एक दफा फिर से क्राइसिस में डाल दिया। मैं ये कहना चाहता हूं जी। इस पूरी मिलिट्री कैंपेन को आप किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से प्रेसिडेंट पुतिन ने सोचा था, क्या वो उस तरह की एडवांसमेंट में कामयाब हो पाए हैं? देखें, इनका प्लान क्या था, पहले जो इन्होंने एक ग्रे जोन कॉन्फ्लिक्ट्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ईस्टर्न यूक्रेनियन जो पार्ट है उसमें, जैसे जो एरिया आपका जो है जिसको हम बोलते हैं ये दनबास वाला एरिया, उसके जो 2 कनक्लेव्स वहां में दोनेत्स्क एंड लुहांस्क, वहां क्योंकि रशियन पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है तो उन्हीं को बुला के एंड क्रॉस बॉर्डर थोड़ा सपोर्ट देके एक इंटरनल टर्मोइल की सिचुएशन वहां पे उन्होंने शुरू कर दी। और वो सिचुएशन तब उन्होंने शुरू कर दी जो मिन्स्क 2014 और उसके बाद 2015 में जो कुछ गारंटीज दी थी उनके ऊपर जो है यूक्रेन ने एक्ट नहीं किया और वेस्ट ने भी उनको एनकरेज नहीं किया कि इसको आप एक अमली जामा पहनाएं। तो उन्होंने एक लो लेवल एसिमेट्रिक वॉरफेयर वहां पे शुरू कर दी थी जो जारी थी, जिसमें इंफॉर्मेशन ऑपरेशन, साइबर अटैक्स, यूज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स सब चल रहा था। अब उसके बाद जब इन्होंने जो रूबिकन क्रॉस हुआ या जो पुतिन की थ्रेशोल्ड क्रॉस की, तो इन्होंने एक हाइब्रिड वॉरफेयर में इसको ये कन्वर्ट कर लिया, और हाइब्रिड वॉरफेयर में दोनों असिमेट्रिक मींस और काइनेटिक मींस को इन्होंने कंबाइन किया अंडर अ स्ट्रेटजी ऑफ ब्लिट्जक्रीग, शॉक एंड ऑ, और उसमें तकरीबन 3 कोर लेवल की फोर्सेस इन्होंने पोस्चर कर दी, कुछ बेलारूस में कर दी और कुछ नीचे ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न यूक्रेन रशिया के अंदर इन्होंने पोस्चर कर दिया। वो भी एक मीन्स था स्ट्रेटजिक कोर्शन का। साथ में इनके 2 फ्लीट्स हैं जो ब्लैक सी के अंदर है, उन दोनों ब्लैक सी के इन्होंने जो नेवल फोर्सेस हैं उनको मोबिलाइज कर दिया, क्योंकि ब्लैक सी इनके लिए स्ट्रेटजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वही एक रास्ता है जिससे वो मेडिटेरेनियन सी के अंदर जा सकते हैं, एंड मेडिटेरेनियन सी में उनके 2 इंपॉर्टेंट पोस्ट है, और वेस्ट एशियन सिक्योरिटी के नजरिए से ब्लैक सी की डोमिनेशन रशिया के लिए बहुत जरूरी है।
अब उनकी जो ओवरऑल स्ट्रेटजी थी, इसमें पूरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो था वो कीव था, विच इज द सीट ऑफ पॉलिटिकल पावर। और साथ में जो दूसरा इनका एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन सेंटर साउथ में हैं, ब्लैक सी की जो कोस्टल एरियाज हैं वो, और जो निपर रिवर के ईस्ट में जो बड़े बड़े शहर हैं ऊपर, जैसे आपका कारक्यू है एंड नीचे के जितने शहर हैं, उनके ऊपर ये जाके कब्जा कर लें और एक जो लैंड कॉरिडोर बनाएं, क्राइमिया से लेके नीचे जो उनका एक और शहर है मैरियोपोल, उसको कब्जा करके ये एक लैंड कॉरिडोर बनाए ताकि पूरी उनकी सी ऑफ आज़ोफ और ब्लैक सी के ऊपर डोमिनेशन हो जाए और ये कंटिगुअस बफर जोन वो रशिया के लिए बनाए। और साथ साथ में वो एक पॉलिटिकल कैपिटुलेशन करें क्यू के अंदर, उनकी मिलिट्री को डीमिलिटराइज करें और एक रिजीम चेंज लाएं और वहां पे एक प्रो रशियन वो लाएं, और उस प्रो रशियन जो गवर्नमेंट है उससे कुछ गारंटीज ली जाएं। पहली गारंटी ये है कि अब वो क्रीमिया को रिकॉग्नाइज करेंगे। सेकंड ये है कि वो एक न्यूट्रल स्टेटस रहेंगे एंड दे विल हैव फ्रेंडली रिलेशन। ये इनकी ओवरऑल स्ट्रेटजी थी और इसमें कैसे ये स्ट्रेटजी मैनिफेस्ट हुई, ये ज्यादा डिटेल की बात है। इन्होंने साथ साथ में अपनी जो न्यूक्लियर फोर्सेस इनको हाई ऑपरेशनल रेडीनेस पे रखा, वो एक टूल ऑफ डेटरेंस था ताकि नाटो की फोर्सेस जो है फिजिकली इसके अंदर डिप्लॉय ना हो जाए, तो इसलिए उन्होंने वो न्यूक्लियर कार्ड। लेकिन जो इनका पूरा जो टाइम फ्रेम था इस कैंपेन को रन करने का, वो उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि 72 से 96 घंटे के अंदर शायद वो अपने पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेंगे। लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि अर्बन एरियाज हैं, होस्टाइल पॉपुलेशन है और कुछ इनका ओवर एस्टिमेशन था अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर से, जिससे पूरी कैंपेन जो है उसमें स्लोनेस आ गई। लेकिन अब इन्होंने एक प्लान भी अपना उसको रद्द अमल में लाया है, जिसमें नाउ दे आर गोइंग फॉर वॉर ऑफ एट्रिशन। जो जितने भी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं उनके ऊपर सीज ला रहे हैं, बिजली पानी सप्लाईज काट रहे हैं, और इस तरीके से ये ऊपर की तरफ जाना, क्यू की तरफ इन्होंने 3-4 तरफ से जाना शुरू कर दिया। In the meanwhile, a major achievement of Russia today is total domination of Black Sea, क्योंकि वहां जो एक पोर्ट है, वहां पर एक सिटी है जिसका नाम है खरसोन सिटी जो है, उसको कैप्चर कर लिया। एक दूसरा इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है ओडिशा, जिसकी तरफ अब इनके एम्फीबियस ऑपरेशन बढ़ रहे हैं, और साथ में इन्होंने ये जो मैरियोपोल का जो पूरा जितना भी रूट है उसको इन्होंने सिक्योर कर लिया। एज अ रिजल्ट इन्होंने यूक्रेन को इस वक्त काट दिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उनकी कोई भी एक्सेस, एक ये लैंड लॉक कंट्री बन गया। साथ में या 4-5 जितने भी ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर से उनके ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया है, और अब ये पूरी इनकी जो रेस है वो क्यू की तरफ जा रही है। एंड मेरे जो एस्टिमेट है, डिस्पाइट द स्टबर्न रेजिस्टेंस फ्रॉम द सिविल पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ अर्बन रेजिस्टेंस मूवमेंट, जिसमें वो मोलोटोव कॉकटेल्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इनकी पावर सिमेट्री इतनी ज्यादा है और वो जो नाटो है वो अंदर आने के लिए तैयार नहीं है। कंट्रोल ऑफ स्काइज के लिए भी वो तो उन्होंने इनकार कर दिया है। It's a matter of time before Russian forces will be able to occupy some of the major population centers and establish a line on the basis of Q and जो नाइपर रिवर के ईस्ट वाले एरियाज है। उसके बाद perhaps अगर वो इस पोजीशन में हो कि वो एक सीज फायर के लिए यूक्रेनियन गवर्नमेंट जो भी उनका बच्चा कुच्चा है उसके साथ तैयार करे और किसी नेगोशिएशंस के साथ ऊपर जाएं। अगर रशिया ये ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाता तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी मूड में होंगे कि वो इस स्टेज के ऊपर किसी नेगोशिएशंस के मैं शामिल हूं, सीरियस नेगोशिएशन में या सीज फायर करे। तो अगला एक हफ्ता बहुत क्रूशियल है, देखना है कि हाउ द थिंग्स आर लाइकली टू पैन आउट। जी प्रोफेसर साहब, मैं आपकी तरफ अब आना चाहूंगा। प्रेसिडेंट बाइडेन ने इस कॉन्फ्लिक्ट के शुरू होने से पहले बहुत सारे प्रॉमिसेस किए, बहुत सारे वादों में उन्होंने ये कहा कि रूस को उन्होंने धमकी दी कि अगर आपने कोई अटैक किया
तो आपको स्टिफ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा और नेटो से आपको जो है जंग लड़नी पड़ेगी। अब जब ये तय हो चला है कि बूट्स ऑन द ग्राउंड तो नहीं डालने वाले नेटो, तो फिर आज बैलेंस ऑफ पावर जो है यूरोप में, वो आपको किस तरह से आपको दिखाई दे रहा है? क्या आप उसके अंदर कोई शिफ्ट देख रहे हैं? अगर हाँ, तो प्लीज हमें थोड़ा तफसीलन बताएं। देखिए, बैलेंस ऑफ पावर जो है वो तो इस वक्त जाहिर है रूस के हक में है, वरना ये सारे मिलके तो एक यूक्रेन की मदद करने आ जाते और हमला कर देते किसी बहाने से। तो एट द मोमेंट, नो, द बैलेंस ऑफ पावर इज इन फेवर ऑफ द रशियन फेडरेशन। अलबत्ता पहले से न्यूक्लियर मिसाइल्स जो हैं यहाँ पे पोस्टेड है। The French have sent their soldiers to Romania next to the border. बाकी फौजें भी इधर मूव कर रही हैं to but as far as I understand, none of them is going to cross into Ukraine and confront the Russians. So right now what we know is that the European Union, ये पहले एक इकोनॉमिक कम्युनिटी थी, बाद में मास्ट्रिक्ट ट्रीटी के बाद ये बन गई एक पॉलिटिकल यूनियन, बट ए पॉलिटिकल यूनियन विदाउट इट्स ओन, वो क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट मिलिट्री डिटेरेंस, जो उनके ऊपर यानी प्रोटेक्टिव एम्ब्रेला था, वो नेटो का ही रहा। ये मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में इसमें शायद चेंज आएगा कि द नेटो, ये जो यूरोपियन यूनियन है, इसकी एक तो है ना कॉमन डिफेंस ऑपरेशन, ऐसे मैंने कोई नाम भी ढूंढ के रखे हैं। इन्होंने छोटे छोटे यूनिट्स जहां जहां दुनिया में ये कुछ होते हैं अपना कॉन्फ्लिक्ट, तो ये भेजते रहते हैं, बट ओवरऑल ये मदद लेते हैं नेटो की। अब आई थिंक द यूरोपियन यूनियन विल नाउ probably be convinced that they need to have their own independent military apparatus to keep the balance of power in Europe. That's what is my sense. तो आपको क्या लग रहा है कि कोई आप यूरोप के अंदर कोई आर्म्स रेस डेवलप होती हुई देख रहे हैं? जैसे तो बयान आ रहे हैं कि यहाँ हमें देखे ना, वॉलंटियर्स जा रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों से, ये रोज खबरें दिखाते रहते हैं कि कितने लोग जो हैं वो जाके लड़ने को तैयार हैं। तो इस चीज को तो यहाँ हवा दी जा रही है that people really want to go all out to confront the Russians. It's the big powers like Biden को कहा जा रहा है कि he has got cold feet और ये है वो है। ये NATO के जनरल सेक्रेटरी has been shouting a lot, ये हो जाएगा। वो जो यूरोपियन यूनियन की पता नहीं हेड है, लेडी, आई थिंक जर्मन, आई कीप फॉरगेटिंग हर नेम, Germany or France were not very keen on what was going on, but they even have surrendered to the whole atmosphere of confrontation in Europe versus Russia. तो इस तरफ मैं देख रहा हूँ मूड जो है ना पॉलिटिशियंस और हम जो वेस्टर्न मीडिया वो बना रहा है कि peace is not guaranteed in Europe anymore and something has to be done. What they don't discuss and what I've said earlier is they have not looked at the merits of the Russian concerns. जबकि दुनिया सब जानती है कि अमेरिका जैसा मुल्क तो दूर दराज मुल्कों में जाके अपनी सो कॉल्ड सिक्योरिटी के लिए हुकूमतें बदल देता है, सारा कुछ तबाह कर देता है एग्जिस्टिंग रेजीम्स को। इराक इज एन एग्जाम्पल, लीबिया में भी इन्होंने ये किया, कहाँ इन्होंने नहीं किया। तो मुझे ये लगता है कि ये सारी जंग जो है ये एक तो वहां पे लड़ी जा रही है, दूसरी जो एक जिंगोइस्टिक प्रो कॉन्फ्रंटेशन साइकोलॉजी बनाई जा रही है ना मैसेज की, उसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। यानी नाउ पीपल आर सेइंग के पुतिन की स्टडी हुई थी व्हेन ही वाज joining the KGB and
an alarming thing was discovered that his sense of danger is very little. यानी कि वो डेंजर समझते ही नहीं आदमी, उसके साइकोलॉजी में डेंजर वाली डायमेंशन ही नहीं है, तो ही इज वेरी डेंजरस दैट वे. फ्रॉम दैट ऑनवर्ड्स फिर जो उनके ओलिगार्क्स हैं एंड जो उसको सपोर्ट करते हैं, उसका जो बहुत बड़ा पैलेस है, all this is being displayed as the worst type of autocracy. It's the return of Stalinism and the Tsarist way of you know having an authoritarian government जिसके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता. रशिया के अंदर डेमोन्स्ट्रेशंस भी हुई हैं, अरेस्ट भी हुए, उनको बहुत ज्यादा दिखाया जा रहा है कि देखें इतनी दुनिया जो है विद इन रशिया इसको अपोज कर रही है. चंद उन्होंने रशियन सोल्जर्स पकड़ लिए हैं, उनके बयान भी आ रहे हैं कि वी रिग्रेट, भी हमें तो कह रहे थे कि हम एक्सरसाइज पे जा रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं था कि यहाँ हम जंग के लिए आए हैं. तो ऑल दैट विच विल सॉर्ट ऑफ प्रूव Putin a monster and the Russian regime imperialists is being done all the time in the media, by the politicians and in the newspapers and so on. So ये एक इस किस्म का एक एटमॉस्फेयर है. आप कितने कंसर्न्ड हैं और यूरोप में लोग कितने कंसर्न्ड हैं कि ये जो जंग है यूक्रेन के बॉर्डर को क्रॉस करके रोमानिया, पोलैंड जैसी नेबरिंग कंट्रीज में भी आ सकती है? देखिए, जैसे मुझे समझ आती है और अभी जनरल साहब ने समझाया है, the Russians have a very clear-cut idea of what they want to achieve. They only want to ensure कि ये जो है ना बॉर्डर लेते आते हैं. देखें, यूक्रेन से मॉस्को इज ओनली 300 किलोमीटर. यार हद हो गई. ये यूक्रेन तक तो वो महल जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लेंगे. ठीक है, वो समझते थे कि ये 96 आवर्स में 72 आवर्स में हो जाएगा, वो नहीं हुआ. वी आर ऑल एग्रीड ऑन दैट. बट अभी भी उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये जो प्लान बी है उसके हवाले से वो अचीव कर रहे हैं. आई डोंट थिंक द रशियंस would want to go into these countries which are members of NATO. तो जो NATO के members हैं, अगर वो अपनी armies भेजते हैं तो then it's NATO versus the Russians. Then it's a all-out war. Then the Russians can go anywhere they feel they must to defend themselves. लेकिन I think they want to confine this campaign to Ukraine. Declaration भी उनकी यही है. ये इसको हमें दोबारा डिस्कस करना चाहिए. Why did they keep on including all these people, all these countries into NATO? उसकी क्या वजह है? जब आप रशिया के साथ एक पीसफुल नॉर्मल रिलेशनशिप रखने के लिए आपने क्यों, कुछ लोग तो कहते हैं जो हमारे पुराने दोस्त हैं लेफ्टिस्ट ये वो, कि आफ्टर ऑल who's making money out of it? Is the American war industry. The whole world will be sold arms. ये सारा कुछ होगा. तो एक cynical view भी लिया जा रहा है इस जंग का कि ये सारा कुछ रोका जा सकता था, इसकी कोई जरूरत नहीं थी अगर एक अंडरस्टैंडिंग रशियन कंसर्न्स के लिए दिखा ली जाती. क्या नेटो ने भी अपनी रेड लाइंस को रीड्रॉ किया है? क्या वो भी अब ये समझ रहे हैं कि एज लॉन्ग एज दिस कॉन्फ्लिक्ट इज कन्फाइंड टू द यूक्रेनियन बॉर्डर, हमें एज सच कोई कंसर्न नहीं है, इसके आगे अगर ये आते हैं तभी हम कोई बूट्स ऑन द ग्राउंड और इसके आगे एस्केलेशन पर जाएंगे? लगता तो यही है, क्योंकि जो यूक्रेन ने डिमांड की थी कि एक वो एयर कॉरिडोर जो है वो आप बंद कर देंगे, वो दे हैव डिक्लाइंड दैट. और ये दोबारा ये जो थे अपना यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वांटेड टू जॉइन द यूरोपियन यूनियन, उसके ऊपर भी जर्मनी ने कहा कि नो, नॉट इमीडिएटली, दिस विल बी कंसिडर्ड. और नेटो के ऊपर भी अब ये कह रहे हैं, मैंने सुना है चंद ये वेस्टर्न कमेंटेटर्स इंडियन चैनल्स पे मैंने सुना है कि देयर वाज नो क्वेश्चन दैट यूक्रेन विल बिकम ए मेंबर ऑफ नेटो. तो देन आई थिंक द इंडियन जो gentleman who was conducting the program, there he said the war can end within an hour.
why don't you declare this that Ukraine will not become a member of NATO? चुप, क्योंकि उनको सिखा, उन्होंने ये बात ही नहीं करनी कि जंग की वजह जो बनी है उसको भी तो देखना चाहिए ना। ट्रू, आप सही कह रहे हैं, उसको भी डिस्कस करने की जरूरत है। Quiet. No discussion on it. Only Ukraine's right as an independent nation to decide for itself. Now, in principle, that makes a lot of sense. जो यूएन चार्टर है वो भी इसी के हक में है, लेकिन यूएन चार्टर कितनी दफा वायलेट नहीं हुआ जी हमारे अपने एशिया में। एक आप और नोटिस भी तो करें ना, यूरोपियन जो है और इनका वोटिंग पैटर्न एक है, लेकिन एशिया के अंदर मुझे किसी ने कहा कि अगर तुम काउंट करो चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया एंड तो वर्ल्ड पॉपुलेशन की मेजॉरिटी ने तो या इसके एब्सटेन किया है। ट्रू, इफ यू जस्ट काउंट द नंबर ऑफ पीपल दीज गवर्नमेंट्स रिप्रेजेंट, सब कॉन्टिनेंट और चाइना को मिला लें हम तो हम सभी मिलके वी मेक अप ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। More than that, More than that, in fact, close to 4 billion. People have told me that. So then how do you count कि पब्लिक ओपिनियन क्या होती है? एशियन व्यू जो है बिल्कुल मुख्तलिफ है। चंद मुल्क जो अमेरिका के यानी उसकी अपना फेवर्स उन्होंने ली हैं वो तो उनके साथ जाने थे। सिंगापुर इज देयर। One surprising thing was Cambodia came out very strongly in favor of the resolution and so on. बाकी लाओस, वियतनाम उन्होंने अब्सटेन किया है, जिनके ऊपर इन्होंने अमेरिकन ने हमले किए। ये हमको आपको नहीं पता, लेकिन ये तो मेरी आंखों के सामने हुआ है। एक छोटे से मुल्क पे जाके इन्होंने इतनी बम्बार्डमेंट की, 3 मिलियन वियतनामीज मार दिए। व्हाट अमेरिकन सिक्योरिटी वाज इन्वॉल्व देयर? नन। इट वाज सुपर पावर टिरनी। जुल्म किया इन्होंने। तो ये है हिस्ट्री, लेकिन आज हिस्ट्री की बात ही कोई नहीं कर रहा। एज इफ कल Putin got up and he invaded Ukraine, and Ukraine is a poor, is the weaker, country, and it wants to join Europe. वो बार बार यही कह रहे हैं जो उनके प्रेसिडेंट है, we are Europe, we belong to Europe, we belong to Europe. So I mean, in itself, what does it mean we belong to Europe? तो इस किस्म की जो बातें हो रही हैं उसमें क्रिटिकल वॉइसेस मैंने कोई नहीं देखी। डिबेट भी जो होते हैं स्वीडिश टीवी पे वो यही होते हैं कि मिलिट्री एक्सपर्ट्स को बुला लेते हैं, वो कैलकुलेट करके बताते हैं यूं हो रहा है, यूं हो रहा है, यूं हो रहा है। बट नोबडी रिटर्न्स टू द रशियन कंसर्न्स। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू अंडरलाइन। मे बी उनके अपने कंसर्न्स हैं, दे डोंट वांट टू बी पॉलिटिकली इनकरेक्ट। एक जनरल कंसेंसस तो है जी सोसाइटीज में। पीयर प्रेशर है कि एट द मोमेंट बिल्कुल इसकी बात नहीं करनी। सही। मैं जनरल शर्मा की तरफ अब जाना चाहूंगा। जनरल साहब, बहुत सारी बातें हो रही हैं पिछले कुछ सालों से कि भारत की मिलिट्री का मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। तो अब जब ये बात खुल के पहली बार हमारे मीडिया में हमारी गवर्नमेंट्स ने तस्लीम की है कहीं ना कहीं पे इनडायरेक्टली कि जी वी आर हेविली डिपेंडेंट ऑन मॉस्को फॉर आवर मिलिट्री नीड्स, तो अब इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का हमारे मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के ऊपर क्या असर पड़ेगा? अरविंद, ये एक बहुत मेजर फैक्टर रहा है इंडिया के वोटिंग ऑप्शन को लेके यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, जनरल असेंबली और इवन ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी हमने जो एब्सटेन किया, और शायद आगे आने वाले टाइम पे जितनी भी ये होंगी सिटिंग्स उनमें हम एब्सटेन करेंगे, क्योंकि इस वक्त आप देखें कि हमारा 60% ऑफ आवर मिलिट्री इन्वेंट्री जो है दैट इज रशियन ओरिजिन। और अब दो फैक्टर्स इस वक्त हमारी जो उनके साथ डिफेंस ट्रेड है वो तकरीबन $15 बिलियन से ऊपर है। अब जो इम्पैक्ट हुआ है रिटेलिएटरी सैंक्शंस का, फॉर द टाइम बीइंग इसने एक पैरालिसिस कर दिया जो रशिया की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसको। अभी खुद तो पहले उनकी अपनी डिफेंस नीड्स हैं जो उनको पूरी करनी है,
फिर हमारी डिफेंस नीड्स हैं, क्या वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हमने उनके साथ साइन किए उनको पूरा कर पाएंगे इस जंग के हालात में या नहीं, उसके ऊपर सवालिया निशान उठता है। फिर हमारे बहुत ही बड़े जो स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स थे इनको लेके, जैसे S-400 की डील है एयर डिफेंस सिस्टम की, जो 5.43 बिलियन की डील है, उस डील के ऊपर क्या ये डिलीवरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरा जो था, अभी तक तो हम अमेरिकन गुडविल के ऊपर बेस्ड थे कि वो काटसा जो है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू दैट सैंक्शंस एक्ट, वो हम पे नहीं लगाएंगे। अब अमेरिकन उसके ऊपर उनकी क्या सोच है, कीपिंग इन की उन्होंने इकोनॉमिक सैंक्शंस है, उसके ऊपर सवालिया निशान उभर के आया है। फिर दूसरी जो चीज है हमारे ऊपर जो है, हमारे जो फ्रिगेट्स हैं जो नेवी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उनको ये मॉडर्नाइज कर रहे थे। अब एक न्यूक्लियर सबमरीन जो हमारा ट्रायड है, न्यूक्लियर ट्रायड, उसका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, हमने इनसे लीज पे ली है, एक और वो लीज पे देने वाले थे। अगर वो लीज नहीं हो तो हमारा जो न्यूक्लियर डेटरेंस है उसमें वो क्रेडिबिलिटी नहीं आएगी, वो दूसरी बात है। और जो हमारे जितने भी ये अपने जो आप देखें, हमारा जो स्मॉल आर्म्स वेपन सिस्टम है, रशियन जो है हमें वो बड़े तरीके से एक हेल्प कर रहे थे। यहाँ पे AK-230 जो असॉल्ट राइफल्स है, कलिश्निकोव का एक वेरिएंट है, 2000 वेपन वो हमें सप्लाई कर रहे थे, 6000 हमने यूपी के अंदर उनके साथ मिलके बनाने थे, उसके ऊपर असर पड़ गया। फिर दूसरी जो चीजें हैं, जैसे हमने अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी डील फिलीपाइंस के साथ की, जिसमें हम उनको ब्रह्मोस मिसाइल दे रहे थे, क्योंकि इंडिया अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहता है एज अ नेट इंपोर्टर ऑफ वेपन सिस्टम। उसके जितने भी स्पेयर्स हैं, वो जो ब्रह्मोस एक्सपोर्ट है, उसमें रशियंस इन्वॉल्व हैं। तो ये हमारी डिपेंडेंसी, और भी इतने सारे सिस्टम्स हैं, स्पेयर्स हैं, जिनमें हम रशियंस के ऊपर इन्वॉल्व। तो अगर वो प्लग ऑफ कर दिया रशियंस ने, तो हमारा तो जितना भी यहाँ मिलिट्री कैपेबिलिटीज है उनके ऊपर एक बहुत ही नेगेटिव असर पड़ेगा। और वो भी एट दिस जंक्चर, जबकि हमें पाकिस्तान और चाइना की तरफ से एक कोलिसिव थ्रेट है LAC और LOC के ऊपर। अब एक पेनल्टी और इंडिया के ऊपर आने वाली है, वो है यूक्रेन। यूक्रेन इन्वॉल्व था हमारे फ्रिगेट्स के लिए, जो टर्बो इंजन्स हैं उनको वो बना के और फिर रशिया को देता था, और रशिया में वो असेंबल होके आते थे। उस प्रोग्राम के ऊपर थोड़ा असर पड़ेगा। फिर हमारा जो AN-32 फ्लीट है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का, उसकी मॉडर्नाइजेशन में भी उनके इंजन में यूक्रेन हमें मदद दे रहा था। अब वो उसके ऊपर सवालिया निशान उठा। अब यही नहीं, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट एक सटल पॉजिटिव टिल्ट रशिया की तरफ दिखाया है। इजराइल से वेपन सिस्टम जो आ रहे हैं, कुछ जर्मनी से आ रहे हैं, फ्रांस से आ रहे हैं, US से आ रहे हैं, अब दे आर ऑल्सो गोइंग टू ड्रैग देयर फीट। तो इंडिया इज नॉट इन अ वेरी हैप्पी पोजिशन एज फार एज आर इंपोर्ट डिपेंडेंसी इज कंसर्न। और इससे एक बहुत बड़ा नतीजा उभर के आया है कि आप, अगर आपकी लाइफ थ्रेट्स हैं, तो आपको इंडिजिनाइजेशन करनी ही करनी है, क्योंकि इंपोर्ट, ह्यूज इंपोर्ट ऑफ मिलिट्री आर्सेनल बिकम्स योर क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी। और वो अगर क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी, तो वो आपकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के ऊपर हिंज करेगा। आप एक मतलब इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक चॉइसेस नहीं कर सकते। और उसकी जो शाइनिंग एग्जांपल है वो हमारा वोटिंग पैटर्न है विज़ावी रशिया। एक और फैक्टर जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर है, कि अगर इस स्टेज पे अगर हमने रशिया की मदद नहीं की होती, और उन्होंने हमारी मदद की है 1971 के अंदर की, पूरा हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम इंडिया का फादर्ड उनका किया हुआ है, तो they would have probably abandoned India, because इनका जो साइक है वो ये है कि we have been betrayed by India, और they would have gone more into the Chinese orbit। तो इससे जो इंडिया चाइना रिलेशनशिप है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। और एक दूसरा इंपॉर्टेंट असर पड़ेगा कि विदाउट गुडविल एंड ब्लेसिंग्स ऑफ रशिया, इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक टो होल्ड सेंट्रल एशिया या यूरेशिया के अंदर है वो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी कोई डायरेक्ट जियोग्राफिकल कनेक्टिविटी वही नहीं है।
और वहां इंडिया को रशिया एज अ बैलेंसर देखना चाहता है। तो अगर हमने ये डिसीजन इस तरीके से नहीं लिया तो वी वुड हैव क्लोज आवर स्ट्रेटजिक शटर्स टू यूरेशिया एंड सेंट्रल एशिया एज वेल, क्योंकि वहां एक पूरा एक अलाइनमेंट जो है वो एंटी इंडिया अलाइनमेंट उभर के आएगा, तो उसकी यूरेशिया में एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल कॉस्ट होती। तो ये एक फैक्टर है जिसने इंडिया को फोर्स किया। हमारी ये एजम्पशन है कि मे बी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, बिकॉज वी आर अ ह्यूज मार्केट फॉर द वेस्टर्न वेपन सिस्टम एंड देयर गुड्स, sooner or later we may be able to mend our relations with west, but अगर इस स्टेज पे हमने रशिया की मदद नहीं की होती तो probably our relations with Russia would have taken a nose dive and it would have become irretrievable. मैं प्रोफेसर साहब आपकी तरफ आता हूं और आपसे अब जो सवाल है जो पूछना चाहूंगा कि यूरोपियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो है वो इस यूक्रेन और रूस के कॉन्फ्लिक्ट के बाद कितना बदल जाएगा, हम उसमें क्या नई चीजें जो हैं वो देख पाएंगे? ये जो टर्मिनोलॉजी है यही मेरे लिए एक इट वाज अ न्यू थिंग टू प्रोब। तो मैंने ये जब से आपसे बात हुई थी आई डिड अ लॉट ऑफ रीडिंग, तो जो समझ आई है कि 3-4 इस किस्म के इनिशिएटिव ऑलरेडी हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई केम टू स्वीडन 1976 में आई गॉट जॉब एट सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट एज अ रिसर्च असिस्टेंट। तो हमें ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज पे ले गए, तब दिस इज 76। तो वो जो सारी मिलिट्री एक्सरसाइज थी इट वाज अबाउट द अटैक फ्रॉम द नॉर्थ। So already without being a member of NATO and all, the whole defense preparation of Sweden was in relation to Soviet Russia at that time. तो ये तो इनकी एक कांस्टेंट है ना कि रशिया इज द बिग थ्रेट। साथ साथ एक ब्रिटिश इनिशिएटिव है, एक फ्रेंच इनिशिएटिव है, एक जर्मन इनिशिएटिव है। तीनों के अंदर मिलिट्री के जो ये इनके मेंबर्स हैं वो मिलते हैं, and so there have been all these efforts to establish an effective force that can be deployed in case of an emergency. मुझे लगता है ये अब सारी कन्वर्ज कर जाएंगी either into a European Union parallel to NATO. I don't think NATO alone would, या ये सारे नेटो के मेंबर बन जाएंगे और अमेरिका विल हैव टू रिटर्न टू यूरोप इन अ बिग वे वंस अगेन। I would imagine that the new architecture would mean Sweden, Finland, maybe even Switzerland, ये जो न्यूट्रल हैं, ये सारे किसी ना किसी तरीके में मिलिट्री कोऑपरेशन के साथ साथ एक मिलिट्री स्ट्रक्चर भी एस्टेब्लिश करेंगे, जहां पे चेन ऑफ कमांड जो होता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है और उसकी फोर्सेस डिप्लॉय हो सकती हैं। सो दैट्स हाउ आई सी इन these European nations evolving in relation to the perceived threat from Russia. क्योंकि अब तो रशिया ने इन्वेड करके अपनी पावर भी शो कर ही दी है ना। सो ये तो यूरोप के अंदर हुआ है जहां पे फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर इसी इलाके से शुरू हुई थी ना। सो द थ्रेट इज रियल नाउ, दिस इज द रियल थ्रेट। और अब क्योंकि हुआ ये है कि इन्होंने सारी दुनिया के अंदर तो कॉलोनीज बनाई, लेकिन अपनी नेशनलिज्म की जंगें इन्होंने लड़ी हैं और इतना खून बहाया है। तो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो ये है ना कि यूरोपियन यूनियन के अंदर होते हुए भी ये अपनी सॉवरेंटी टोटल सरेंडर नहीं करते। और ब्रेक्सिट इज एन एग्जांपल ऑफ अ कंट्री लीविंग इट बिकॉज ऑफ इट्स ओन नेशनल सॉर्ट ऑफ सॉवरेन कंसर्न्स। लेकिन देखें, दो होती हैं पोजीशंस जिसमें लोग कोऑपरेट करते हैं। मैंने अपने स्टूडेंट्स को पॉलिटिकल साइंस के समझाया है। एक है द हॉब्सियन कंसर्न अबाउट अ कॉमन थ्रेट एंड द सेकंड इज द लॉकियन इंटरेस्ट इन मेकिंग अ गेन। तो जो यूरोपियन यूनियन है वो बेसिकली
द लॉक इन पोजीशन है कि कम टुगेदर इनटू अ मार्केट, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, this, that, and freedom and democracy and all that, very attractive. The Hobbesian scenario has not been very clear to them how to deal with it. ठीक है, बल्कि अगर सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद ये नेटो एक्सपेंशन ना होती तो शायद रशिया के साथ इस किस्म का झगड़ा भी ना होता, लेकिन वो सारी हिस्ट्री ये भूल जा रहे हैं या कम से कम इस पे बात नहीं हो रही। तो अब मुझे लगता है कि ये एक सेंट्रलाइज्ड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एज यू कॉल इट इज लाइकली टू इमर्ज। आप ये कह रहे हैं कि इंडिया में भी कह रहे हैं कि आज तक अपनी इंडिजनाइजेशन पे उस पे काम तो हो रहा था, लेकिन अब इसमें जोरी आएगी। तो यही आप सोच सकते हैं कि इंडिजनाइजेशन के अलावा एक वो क्या कहते हैं मिलिट्री अलायंस कॉम्परेबल टू नेटो किस्म की भी चीज बन सकती है, विच वुड बी एक्चुअली बी टीम टू नेटो। ये दोनों मिलकर करेंगे फिर, ऐसे मुझे लगता है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं पे यूरोपियंस आज कंसर्न्ड हैं कि जो सपोर्ट नेटो को यूक्रेन में देना चाहिए था वो नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए इट्स टाइम टू रीथिंक अबाउट आवर ओन सिक्योरिटी, अपनी सिक्योरिटी के जामिन हम खुद बने? I would imagine this is the prevailing perception, definitely. जी, जनरल शर्मा, मैं आपकी तरफ लौट के आता हूं और आपसे जानना चाहूंगा कि इस पूरे के पूरे वॉर के इम्प्लीकेशंस पाकिस्तान और चाइना को जो नेक्सस बन रहा है हमारे रीजन में है ऑलरेडी, जो कि प्रिवेल कर रहा है, उस पे भारत पे क्या असर पड़ेगा, उस पर थोड़ी आप रोशनी डालें प्लीज। देखिए, सबसे पहले जो बड़ा लेसन है कि अगर हम ये सोचते हैं कि जो काइनेटिक वॉर, स्टेट टू स्टेट वॉर्स इरेलेवेंट हो चुकी हैं, तो वो ये बताता कि स्टेट टू स्टेट वॉर हो सकती हैं जब किसी भी कंट्री के परसीव्ड कोर ऑब्जेक्टिव जो हैं वो थ्रेटन हों। दूसरी जो नेचर ऑफ वॉरफेयर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। जैसे अब हम मल्टी डोमेन वॉरफेयर एंड ग्रे जोन की कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करते हैं, तो इसमें अब आपको क्या है कि इट इज पॉलिटिकल, इट इज इकोनॉमिक, इट इज टेक्नोलॉजिकल, इट इज साइकोलॉजिकल। इसमें आप स्टेट्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इसमें आपके जो है मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री मीन्स हैं, इसमें आप लीनियर और नॉन लीनियर स्ट्रेटेजिक फ्रंटियर्स हैं। इस सबको मिला के मतलब एक आपकी जो स्ट्रेटजी बनती है। और इसमें दो चीजें जो उभर के सामने आई हैं कि बूट्स ऑन ग्राउंड तो है ही, लेकिन जो कंट्री जिसकी टेक्नोलॉजी ज्यादा सुपीरियर है वो कंट्री उसको एक कॉम्पिटिटिव एज मिलता है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट कैपेबिलिटी जो आपकी इंफॉर्मेशन स्पेस में होनी चाहिए। आप किस तरीके से अपने कंट्री का नैरेटिव स्टिच करते हैं और किस तरीके से वो कंट्री का नैरेटिव को प्रोपिगेट करते हैं, अपनी आपकी डोमेस्टिक पॉपुलेशन को लेके और जो आपकी आउटसाइड पॉपुलेशन है। सो एक जो रोल है स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का, पर्टिकुलरली इन द कॉग्निटिव डोमेन, वो उभर के साथ में आया है। अब हमें यहाँ इंडिया में देखना है कि क्या ये न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर जिसमें चाइना अच्छी महारत हासिल रखता है और पाकिस्तान भी साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस के ऊपर काफी फोकस देता है, क्या हमें कोई अपनी स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम और स्किल में तब्दीली लानी है? ये चीज है। दूसरी चीज जो है एक उभर के आई है कि when the chips are down, you are all alone and you have to have integral inherent capabilities। आप यूक्रेन की बात देख लें, सारे दुनिया ने उनको उकसा दिया, भाई आप रशिया के साथ पंगा लो, और अल्टीमेटली जो है अब वहां पे नो फ्लाई जोन भी क्रिएट करने के लिए वो तैयार नहीं है। उनको पता कि मोमेंट उन्होंने वहां एयर डिफेंस इंपोज किया तो रशिया बोलेगा आपने मेरी थ्रेशोल्ड क्रॉस कर दी, एंड दे विल फ्लेक्स द न्यूक्लियर मसल। तो वी हैव टू हैव इनहेरेंट कैपेबिलिटी। ये ज्यादा टॉम अबाउट अदर कंट्रीज एंड एक्सटर्नल बैलेंसिंग, ये एक हद तक चल सकता है, लेकिन फिजिकल लड़ाई में एक नेशन को खुद अकेला पड़ना पड़ेगा।
तीसरी चीज जो हमें बिल्कुल क्लियरली रियलाइज करनी चाहिए कि जब बूट्स ऑन ग्राउंड जहां तक हैं, हमारा चाइना के साथ पैरिटी है एंड वो कुछ ज्यादा हासिल नहीं कर सकते, लेकिन जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है, पर्टिकुलरली उनकी जो रॉकेट फोर्स है, जिसमें कन्वेंशनल मिसाइल्स एंड न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, और एक दूसरी स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स जो उन्होंने क्रिएट की, जिसमें स्पेस, साइबर स्पेस, इंफॉर्मेशन स्पेस, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑपरेशंस, ये सब है। उसमें उनको महारतें हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वॉर्म अटैक, यू नो, ड्रोन्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, इसमें हमें एक इम्पीटस देना चाहिए इंडिया के अंदर। एंड उसमें जितना हम आत्मनिर्भर भारत के नीचे वो काम करें इन न्यू जनरेशन वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज में, वो कम है। तीसरा जो बहुत बड़ा लेसन उभर के आता है कि क्या हमें एक्चुअली ये एक लेसन देगा कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, it will cause more destruction and destabilization than achieving your respective national objectives। जैसे पाकिस्तान भी न्यूक्लियर कार्ड को प्ले करता रहता है टाइम टू टाइम, एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को लेके, नासिर को लेके। एक पॉजिटिव साइड इसकी हमारे ऊपर ये भी आ सकती है कि तीनों कंट्रीज मिलके बैठे कि यार ये रूट लेने से, फिर एक बार आपने ये रूट ले लिया तो उसके बाद इसको कंट्रोल करना, एस्केलेशन, डोमिनेशन मुश्किल है, और फिर आपको पता ही नहीं है कि ये गले में खीर फंसने वाली बात है कि आपकी एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होगी। अगर इससे हम लेसन लेके एक न्यू जियोपॉलिटिकल रियलिटीज को चले, तो एक नया डायलॉग प्रोसेस, जैसे प्रोफेसर इश्तियाक ने शुरू में बताया था कि क्या हमारा क्या आर्किटेक्चर है साउथ एशिया के अंदर फॉर कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, क्या हम नए सिरे से इस चीज के ऊपर बातचीत कर सकते हैं ताकि हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को करें, जो स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट है उसको दूर करें, और एक नया आर्किटेक्चर जो है साउथ एशिया के अंदर बनाएं जिससे वॉर को प्रिवेंट किया जाए। It depends who is in the leadership role and what lessons you draw out of it. I will not go more into it, and I'll not take a very deterministic position on this particular issue. But these are the broad range of issues which should be on the table for discussion. जी, प्रोफेसर साहब, आप भी थोड़ी बहुत अगर बात करें, इन्होंने भारत के लिए क्या लेसन्स हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए, उस पर बात की है। आप भी थोड़ा पाकिस्तान के बारे में प्लीज हमें बताएं कि पाकिस्तान इस कॉन्फ्लिक्ट से क्या लेसन्स ले सकता है। देखिए, अगर मैं तो बहुत पुराना इसका कायल हूं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कॉमन इंटरेस्ट पीस में, प्रॉस्पेरिटी में, अमन में, दोस्ती में होना चाहिए। अगर हम दुनिया में देखें कि ये जंग वेस्ट ने रशिया के साथ जिस तरह लड़ी है, तो इट्स वेरी क्लियर कि ये पोजीशनिंग जो है वो बड़ी आर्बिट्ररी भी होती है, इंफॉर्मेशन को ट्विस्ट भी किया जाता है। वी हैव टू हैव ओपन चैनल्स, डिस्कस विद वन अनदर, और अगर एक आर्किटेक्चर के अंदर चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश इंक्लूड होते हैं, तो ये इलाका हमारा किसी एक्सटर्नल फोर्स की इंटरवेंशन के लिए मुश्किल और नामुमकिन बनाने की तरफ कदम उठाना चाहिए। प्रॉब्लम तो यही है कि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर पार्टीशन के बाद जो सोच इमर्ज की वो इतनी नेगेटिव है। वो क्या इस जंग के बाद एक नया विजडम आएगा? अभी कुछ लोग बता रहे हैं कि जो इंडियन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं यूक्रेन में, जो बेचारे वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंडियन और पाकिस्तानी मिलके वहां से एग्जिट हो रहे हैं, क्योंकि देखने में, बातें करने पे तो ये एक जैसे लोग हैं। तो अगर इन चीजों को बताया जाए कि वाकई इन हालात में वी ऑल मस्ट कम टुगेदर, हाँ जी, तो अब ये लोग कहते हैं जी आप पीसनिक हैं, आप दुनिया की रियलिज्म को नहीं समझते। भाई बात यह है कि रियलिज्म कैन ऑल्सो लीड वेरी इजिली टू सिनिसिज्म। समवेयर देयर शुड बी अ बैलेंस that the end of the day, preservation of life intuitively should appeal to everyone, including Pakistan, India and China.
इस इलाके के अंदर साउथ एशिया, उसके जितने मुल्क हैं, उनका अपना एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो है होना चाहिए कि इस इलाके में फिर दोबारा एक्सटर्नल इंटरवेंशन ना हो सके. अब चाइना डजंट बिलोंग टू साउथ एशिया, इट्स अ नेबर जस्ट अक्रॉस. हाउ टू कन्विंस चाइना एज वेल के a peaceful Asia, a South Asia is in its interest. इसके अंदर हुआ क्या है कि चाइना को अमेरिका ने खुद इतना मजबूत बना दिया, इतना उसकी इकोनॉमी को डेवलप किया, और ये है सारा मायोपिक, शॉर्ट साइटेड. अपने जो बेनिफिट्स थे उनको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वहां कम है, उनकी जो पॉपुलेशन है, अनलाइक इंडिया जहां पे हायर एजुकेशन पे जोर दिया गया, ग्राउंड एजुकेशन पे इस तरह जोर नहीं दिया गया. चाइना में वर्क फोर्स ज्यादा एजुकेटेड थी, ज्यादा स्किल्ड थी, तो उसकी तरफ उनका रुझान हुआ. वो सारी पॉलिसी चीन और रूस को अलग दूर करने में थी और वो कामयाब हो गए वेस्ट वाले. अब चाइना और अमेरिका का जो इतना बड़ा झगड़ा है, आई थिंक द अमेरिकन कैन, द चाइनीज कैन ऑल्सो have another look whether they should not look within Asia and seek friendship with India, and along comes Pakistan. इस किस्म की सोच कहीं ना कहीं तो मुमकिन हो सकती है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा है कि सेल्फ प्रेजर्वेशन इंट्यूटिवली इज द इंस्टिंक्ट which drives us, our behavior in all situations. तो यहाँ पे जंग को मॉरली आउटलॉ कर देना, उसको रिजेक्ट कर देना और एडजस्टमेंट और कोऑपरेशन के साथ अपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स को डिटरमिन कर लेना, इस पे गुफ्तगू होनी चाहिए. नो मोर वॉर. आफ्टर ऑल इन्हीं यूरोपियंस ने आके चाइना को अफ्यूम पे लगाया. हमारे सारे कहते थे कि वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी थी, उसको रिड्यूस करके अब 4 से भी लेस % हमारी एक्सपोर्ट्स है. पाकिस्तान और इंडिया का क्रिएट होना भी जो है पार्टीशन, बेसिकली जो मैंने शो किया है, अल्टीमेटली द ब्रिटिश डिसाइडेड इन देयर ओन इंटरेस्ट, not for the love of Muslims and not for the hatred of Hindus, but as they thought that they will continue to dominate South Asian politics. वो तो हिस्ट्री ने उनके लिए मुमकिन नहीं रखा. अमेरिकन्स ड्रोव देम आउट. ये सारा विजडम जो है, ये कहीं ना कहीं तो होना चाहिए ना हमारे इंटेलेक्चुअल्स में, पढ़े लिखे लोगों में. मेरे ख्याल से इनिशिएटिव अब होना चाहिए कि इंडिया, पाकिस्तान, एंड इफ वी कैन इवन चाइनीज. अब चाइना का ये है कि पाकिस्तान, इंडिया, डिस्पाइट एवरीथिंग, इंडिया तो एक डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान इज नॉट ए डिक्टेटरशिप लाइक चाइना एट ऑल. प्रेस के अंदर रोज इमरान खान के खिलाफ जो बातें हो रही हैं, अगर 1 घंटे के लिए आप चाइना में नहीं कर सकते, तो वहां पाकिस्तान में बड़े आउटस्पोकन इंटेलेक्चुअल्स हैं जो हुकूमत को यानी क्रिटिसाइज, कंडेम कर रहे होते हैं. तो इन इंटेलेक्चुअल्स को कहीं एक प्लेटफॉर्म पे लाना, इस किस्म के इनिशिएटिव्स आने चाहिए. व्हाई कांट वी हैव आवर ओन एशियन Security architecture? architecture. What is wrong with that? I True. think it's such a security architecture would mean exclusion of all former imperialist powers in gaining a foothold here. तो तब ये दुनिया इस इलाके में एक और तरीके से बदल सकती है. जी, तो जनरल शर्मा, आपने प्रोफेसर साहब की बात सुनी, तो इन्होंने जो भी अपनी तरफ से हमें तजवीज़ दी है, आपका क्या ख्याल है इन तमाम मसलों पर? नहीं, I totally agree. Who is the person who will not agree with Professor Ishtiaq? जो भी आदमी पीस की बात करेगा और आगे एक ह्यूमन प्रॉस्पेरिटी की बात करेगा, तो वो तो एक फंडामेंटल नीड है ह्यूमन एग्जिस्टेंस की, एंड वी all should work in that direction. But we should take a realistic view of the whole thing कि चाइना, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कुछ बेसिक इश्यूज हैं,
और एक्सट्रीम उसके ऊपर पोजीशंस हैं। जब तक हम वो रियलाइज नहीं करेंगे और टेबल के ऊपर आके उनको डिस्कस नहीं करेंगे तो आगे वे फॉरवर्ड नहीं निकल सकता। तो ये चीजें इस वक्त देखें, हमारी चाइना के साथ तो इतनी जबरदस्त प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन कोर कमांडर लेवल का डायलॉग तो चला हुआ है, उनका एम्बेसडर यहाँ पे बैठा हुआ है, एक डिप्लोमेटिक चैनल उनके साथ खुला है। लेकिन पाकिस्तान के साथ इतनी ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन हम लोगों ने एक्सट्रीम पोजीशंस लेके डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी तोड़ दिए और बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान के साथ जितनी भी मेरी डिस्कशंस होती हैं, सबसे पहले हमें ये इंश्योर करना कि जो सीज फायर है वो बनी रहे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर। दूसरी चीज जो कंसर्न्स हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर, और एक कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर वो चलना चाहिए। लेकिन ये चीज गवर्नमेंट लेवल पे ओपनली नहीं हो सकती, क्योंकि जब गवर्नमेंट एक पोजीशन ग्रैंड स्टैंडिंग करती हैं तो फिर क्लाइम डाउन होना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए ट्रैक 2 ट्रैक 1.5 डायलॉग जो है उसको स्टार्ट करें, और एक लो लेवल पे विदाउट क्रिएटिंग अ हाइप एंड एक्सपेक्टेशन, आप जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं उनको ऊपर चलें और एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिसके ऊपर ये डायलॉग प्रोसेस शुरू होगा। तो अगर ये चीजें लेके हम बात करते हैं और हम लेसन्स लेते हैं यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से या अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट से, तो देन इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। लेकिन इसमें कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं who may not like to give peace a chance. Up, you have to maximize the space for rational and sanity. Then for those people who do not want that, तो उसके लिए हमारी जैसी वॉइसेस हैं वो उनको एक रोल अदा करना पड़ेगा और एक एनलाइटेंड पब्लिक ओपिनियन को पैदा करने पड़ेगा, एनलाइटेंड इन विच दे अंडरस्टैंड कॉजेज, इफेक्ट्स, cost, benefit and risks of taking the route of conflict and violence. तो ये एक बहस है जो होनी चाहिए और उसके बेसिस के ऊपर हम आगे बढ़ सकते हैं। जी, तो दोस्तों ये बात थी यूक्रेन और रूस के दरमियान चल रहे क्राइसिस के ऊपर। ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत और पाकिस्तानी आपस में बैठें और दुनिया भर के मसले डिस्कस करते करते अपने घर के ऊपर ना आए। तो कुछ वही हुआ है हमारे इस प्रोग्राम के आखिर में, लेकिन अपनी इस गुफ्तगू को हम किसी और दिन फिर से डिस्कस करेंगे एक नए प्रोग्राम के अंदर। आज शुक्रिया अदा करता हूं हमारे दोनों मेहमानों का, आपने वक्त दिया और बहुत ही एनलाइटेंड डिस्कशन रही। सो थैंक यू सो मच प्रोफेसर इश्तियाक और थैंक यू सो मच जनरल शर्मा। Thank you, Arvind, and my regards to Professor Ishtiaq and to you. And it's always pleasure to be on show with Professor Ishtiaq. मैं इनका फैन और फॉलोअर हूँ। We all are, जी। जो इन्होंने सेंटिमेंट एक्सप्रेस किए हैं, मुझे भी लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर इस किस्म के मिलिट्री जनरल्स जो पढ़े लिखे भी हैं, जिनको हिस्ट्री की भी सेंस है, उनकी हमें जरूरत है, बजाय के जो एक नैरो उसे कहते हैं क्या है बाउंडेड रैशनैलिटी, जो सिर्फ मिलिट्री टर्म्स में ही बात कर सकते हैं। तो एक फिलोसॉफिकल व्यू की भी पोजीशन भी लेनी चाहिए, और कोई जरूरी नहीं कि दुनिया को खुश करने के लिए वही बात की जाए जो एक उस हवा जो चल रही है उसके साथ फिट होती हो। उसके खिलाफ खड़ा भी होना चाहिए। अभी इन्हीं बातों से जो मुझे समझ आई है, जो सबसे बड़ा लेसन मैंने लिया इस पूरी कॉन्फ्रंटेशन से, कि जहां पे इंटरनेशनल बॉर्डर्स एम्बिगुअस हों वहां झगड़ा होने का बहुत बड़ा चांस होता है। तो कोशिश चाइना, इंडिया और पाकिस्तान की यही होनी चाहिए कि जो हिस्ट्री ने बॉर्डर्स बना दिए हैं, विजडम यही है कि उनको मान के, इंक्लूडिंग द लाइन ऑफ कंट्रोल इन कश्मीर, हम इनको फिर बॉर्डर्स को मीनिंगलेस बना दें। देखें, अफ्रीका में इतने मुल्क हैं, बट दे हैव वाइजर देन अस। हालांकि उन पे जो जुल्म हुआ है, उन्होंने बॉर्डर्स को रीड्रॉन करने के लिए कोई झगड़े नहीं किए।
अगर झगड़े वहां पे किए हैं तो ये वेस्टर्न पावर्स ने आके कभी कॉन्गो में हीरे जवाहरात के लिए, ये सारा गुंडागर्दी जो है ना, हमें ह्यूमन राइट्स भी वहां से सिखाए जाते हैं, लेकिन उनको वायलेट करना मैसिवली भी वहां से ये सबक आते हैं। हाँ जी, जी तो हमारा अपना विजडम जो है वो बहुत रिच है, उसको वापस लेके आए और ये मिलिट्री टर्म्स के अलावा भी सोचने की कैपेसिटी जो है उसकी बात हम अगर करें तो शायद इस इलाके में वो जो बुद्धा ने कहा था ना कि दुख जो है वो इंसानियत को करीब लाता है और दुख कम करना ही इंसानियत है। नानक दुखिया सब संसार, वो वाली बात को अगर लेके चले तो हीलिंग टच होना चाहिए हमारी बातों में। ये अपनी अपनी जो ट्रेनिंग है कि ये इतने टैंक होते हैं, ये दिस इज all very good. Without that information, wars are not conducted and we can't analyze them. But what is beyond that is the shared wounded humanity. And that's what we have to bring together. तो बहुत मजा आया जनरल साहब के साथ जब भी मेरी गुफ्तगू होती है। अब ये कॉम्प्लीमेंट मैं रिटर्न कर रहा हूँ, उसमें यही लगता है कि वी आर नॉट ऑल दैट few, you know. I'm sure there are many others who, if we get together, we can make a difference. Thank you so much. And Arvind, जी you are always so generous and kind to invite me to such shows. You know. Thank you so much. The pleasure is all mine, sir. On that wonderful note, we'll call it a wrap. Once again, thank you so much, gentlemen. Thank you.